पढ़ने वाले हैं ICAR के अनुसार भारत में मृदा का वर्गीकरण। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। यहाँ पे यह लिखा है कि मृदा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक बनाने के प्रयास के अंतर्गत ICAR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च अर्थात भारत कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदाओं को उनके प्रकृति तथा गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया। यह वर्गीकरण CSCS 1960 या फिर हम कह सकते हैं कि USDA सॉइल टेक्सोनॉमी वर्गीकरण प्रणाली पर आधारित है। इसे हम डायरेक्ट रूप से USDA सॉइल टेक्सोनॉमी पर आधारित मानते हैं। नोट करके यहाँ पे लिखा है कि भारतीय वर्गीकरण प्रणाली मुख्य रूप से रंग, स्थान और गठन पर आधारित थी, जबकि USDA सॉइल टेक्सोनॉमी 1975 मिट्टी के वैज्ञानिक मापने योग्य गुणों, परतों और नमी तथा तापमान की स्थिति पर आधारित थी। तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि भारत में मृदा का वर्गीकरण ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा किया जाता है तथा ICAR ने भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण उनकी प्रकृति, गुण तथा कृषि उपयोगिता के आधार पर किया है। यानी पहले जो वर्गीकरण था वह अधिकतर रंग, बनावट और उपजाऊपन पर आधारित था, लेकिन बाद में जब आधुनिक सॉइल साइंस विकसित हुई तो भारत ने USDA सॉइल टेक्सोनॉमी प्रणाली को भी अपनाया। इस प्रणाली के अंतर्गत केवल मिट्टी की ऊपरी सतह ही नहीं बल्कि उसकी प्रोफाइल, रासायनिक गुण, संरचना एंड जलवायु प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। तो आइए हम यह समझते हैं कि USDA सॉइल टेक्सोनॉमी आखिर में है क्या। तो सर्वप्रथम अगर हम USDA सॉइल टेक्सोनॉमी की तरफ बढ़ें तो सर्वप्रथम हम इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। 20वीं सदी के प्रारंभ में विभिन्न देशों में मिट्टियों का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया जाता था, लेकिन कोई एक सार्वभौमिक वैज्ञानिक प्रणाली नहीं थी। 1950 के दशक में यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल यानी USDA ने एक नई वैज्ञानिक प्रणाली विकसित करनी शुरू की। लंबे शोध और फील्ड स्टडी के बाद 1975 में सॉइल टेक्सोनॉमी नामक आधिकारिक वर्गीकरण प्रणाली विकसित की गई। इसका उद्देश्य पूरी दुनिया की मिट्टियों को एक समान वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत करना था। इस प्रकार USDA सॉइल टेक्सोनॉमी 1975 विश्व की सबसे संगठित और संरचनात्मक मृदा वर्गीकरण की प्रणाली बन गई। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि यह प्रणाली है क्या। अगर हम USDA सॉइल टेक्सोनॉमी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ें तो यहाँ पे यह लिखा है कि यह एक वैज्ञानिक प्रणाली थी जो मिट्टी को उसकी संरचना, रासायनिक गुण, भौतिक गुण एंड सॉइल प्रोफाइल के आधार पर वर्गीकृत करती है। यहाँ पर हमने यह जाना कि सॉइल प्रोफाइल केवल ऊपरी परत नहीं देखती, यानी सॉइल प्रोफाइल जो होती है यह मिट्टी के सारे क्षितिजों के बारे में वर्णन करती है। विशेष रूप से यह डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन्स पर आधारित है, यानी मिट्टी में कौन सा विशेष गुण किस परत में पाया जाता है यह सॉइल प्रोफाइल के अंतर्गत देखा जाता है। उसी के आधार पर भी USDA सॉइल टेक्सोनॉमी जो प्रणाली है उसको वर्गीकृत किया गया है। अब हम इसकी संरचना की बात करें तो यह एक पदानुक्रम सिस्टम है। आइए यहाँ पे अगर हम इसकी संरचना को देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ USDA सॉइल टेक्सोनॉमी, इसमें पॉइंट 1 में अर्थात सबसे छोटे पॉइंट के रूप में हम देखते हैं ऑर्डर होता है, उसके बाद सब ऑर्डर, उसके बाद ग्रेड ग्रुप, फिर सब ग्रुप, फिर फैमिली, फिर सीरीज। इसी तरह हम सॉइल टेक्सोनॉमी की संरचना को पढ़ते हैं। इसी प्रकार या हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी मृदा की संरचना हम पढ़ेंगे उसमें इन सारे टॉपिक्स को नंबर वाइज हम स्टडी करेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा स्तर जो होता है वह ऑर्डर का होता है, और अगर हम सबसे छोटे स्तर की बात करें यहाँ पे तो सबसे छोटा स्तर जो होता है वह सीरीज होता है। इसमें ऑर्डर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि USDA सॉइल टेक्सोनॉमी प्रणाली में कुल 12 ऑर्डर्स हैं, जिसे आइए हम आगे देखते हैं कि 12 ऑर्डर्स कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो जो 12 ऑर्डर्स होते हैं उसमें नंबर 1 एंटीसॉल्स होता है,
नंबर 2 इंसेप्टिसॉल्स होता है, नंबर 3 में वर्टिसॉल्स होता है तथा नंबर 4 में एल्फिसॉल्स होता है, नंबर 5 में अल्टीसॉल्स होता है, नंबर 6 में ऑक्सीसॉल्स होता है तथा नंबर 7 की बात करें तो एरिडीसॉल्स होता है। एरिडीसॉल्स को मरुस्थलीय मृदा कहा जाता है, जो हमारे रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है उसे एरिडीसॉल्स कहा जाता है। इसके अलावा अन्य लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं को भी एरिडीसॉल्स में सम्मिलित किया जाता है। पॉइंट 8 की बात करें तो यहाँ पे हिस्टोसॉल्स होता है, पॉइंट 9 में मॉलिसॉल्स एंड 10th में स्पोरोसॉल्स और 11th में एंडीसॉल्स तथा 12th में गैलीसॉल्स को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार हमने जो ये संपूर्ण अभी मिट्टी का वर्गीकरण ऑर्डर्स के रूप में देखा है, इसमें जो मिट्टी के हर एक ऑर्डर का जो निर्माण होता है वह मिट्टी के निर्माण एंड उसके जलवायु सिस्टम पर आधारित होता है। कैसी मिट्टी बनेगी यह वहाँ के जलवायु पर ही निर्भर करती है। जलवायु के अंतर्गत तापमान एंड वर्षा को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा अगर हम सूक्ष्म बिंदुओं को देखें तो आर्द्रता एंड हम कह सकते हैं उसका घनत्व वहाँ पे कैसा है, वायु का घनत्व भी देखा जाता है। ये सब चीज़ें हमारी जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस यूएसडीए सिस्टम पर आधारित वर्गीकरण में आईसीएआर द्वारा भारतीय संदर्भ में किस प्रकार किया गया है। तो आइए हम यहाँ पे इसके वर्गीकरण के बारे में बात कर लें। यहाँ पे दिया गया है आईसीएआर के अनुसार मृदा का वर्गीकरण, जो यूएसडीए सॉइल टेक्सोनॉमी पर आधारित है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यूएसडीए सॉइल टेक्सोनॉमी के आधार पे यहाँ पे मिट्टियों के बारे में वर्णन दिया गया है। इसके अलावा वही मिट्टियाँ हम भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं, लेकिन उसका नाम चेंज हो जाता है, जिसकी बातें हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसके अंतर्गत बात करें तो आईसीएआर के अनुसार मिट्टियों का जो विभाजन है भारत में वह 8 प्रकार में किया गया है। यहाँ पे अगर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 में जलोढ़ मृदा, जिसे एल्यूवियल सॉइल, काप मृदा तथा हम जो उत्तर प्रदेश के मैदानों में जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मृदा ही कहलाती है। इसे अगर हम यूएसडीए सॉइल टेक्सोनॉमी के आधार पर इसका नाम देखें तो यहाँ पे एंटीसॉल्स दिया गया है, अर्थात विश्व स्तर पर हम जलोढ़ मृदा को ही एंटीसॉल्स कहते हैं, लेकिन हमारी इंडिया में एंटीसॉल्स का नाम चेंज होकर जलोढ़ मृदा हो गया है। अगर हम नंबर 2 में बात करें तो नंबर 2 में काली मृदा आती है। अधिकांश आप लोग जानते ही होंगे कि काली मृदा जो होती है वह ज्वालामुखी विस्फोटन के कारण जो बेसाल्ट लावा की चट्टानें जो बाहर निकलती हैं हमारी पृथ्वी से, उसी के जमाव के कारण काली मृदा का निर्माण होता है। ऐसी मृदा जो है अधिकांश हमारी इंडिया में हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गुजरात के भी कुछ छोटे बहुत इलाकों में इसका विस्तार पाया जाता है। काली मृदा का यह सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है, क्योंकि काली मृदा जो होती है इसमें जो जल धारण की क्षमता होती है वह बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका जो पोर होता है वह बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होता है, जो हमारी मिट्टी को जल को अपने अंदर सोख के रखता है, जिसके कारण कपास की खेती बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। इसे अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो यहाँ पे यूएसडीए सॉइल टेक्सोनॉमी के आधार पे वर्टिसॉल्स या चेरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। अधिकांश आप लोग जानते होंगे कि जो विश्व स्तर पर सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है उसे चेरनोजम ही कहा जाता है। यह मिट्टी जो होती है शंकुधारी पर्णपाती वनों के क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो बारिश होती है, बारिश के बाद जो जल जमाव पृथ्वी पर बारिश होती है उसके बाद जल जमाव होता है, तथा शंकुधारी वृक्षों की पत्तियाँ जब पृथ्वी पर गिरती हैं तो उन पत्तियों से ह्यूमिक एसिड का निर्माण होता है, जो मिट्टी के जो उपजाऊपन होता है, मिट्टी का उपजाऊपन उसे बरकरार रखती हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट 3 में देखें तो आईसीएआर के अनुसार लाल पीली मिट्टी में वर्गीकृत किया गया है। लाल पीली मिट्टी को यूएसडीए सॉइल टेक्सोनॉमी के आधार पे अगर हम इसका नाम देखें तो यहाँ पे अल्फीसॉल्स कहा गया है। पॉइंट 4 में लैटेराइट मिट्टी तथा इसका लैटेराइट मिट्टी के अदर नेम्स के बारे में देखें तो इसे ऑक्सीसॉल्स कहा जाता है। पॉइंट 5 में शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा, जिसे एरिडीसॉल्स कहा जाता है, जिसे हमने अभी आपको थोड़ा पहले बताया था। तथा पॉइंट 6 में देखें तो लवणीय तथा क्षारीय मृदा कहा जाता है। इसे भी एरिडीसॉल्स कहा जाता है, क्योंकि जो मरुस्थलीय मृदा का निर्माण होता है और जो लवणीय या क्षारीय मृदा का निर्माण होता है, दोनों की निर्माण की प्रोसेस एकदम सेम ही है, इसीलिए दोनों को अधिकांशतः हम एरिडीसॉल्स के अंतर्गत ही विश्व स्तर पर रखते हैं। पॉइंट 7 की बात करें तो इसमें पीठमय या दलदली मृदा को सम्मिलित किया गया है।
इसको अगर हम USDA सॉइल टेक्सोनॉमी के आधार पर देखें तो इसको हिस्टोसॉल्स कहा जाता है। अर्थात अगर हम बात करें तो जो ये लवणीय तथा जो ये पीठमीय तथा दलदली मृदा होती है, अगर किसी जगह पे जल जमाव बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है तो वहाँ पे उसमें जल जमाव अधिक होने पर वहाँ पे मौजूद जो मिट्टियाँ होती हैं उसमें अम्लीयता की मात्रा बहुत अधिक होती है। तथा अगर हम यहाँ पे पॉइंट 8 में की बात करें तो यहाँ पे पर्वतीय तथा वनीय मृदा को सम्मिलित किया गया है। इसको अगर हम विश्व स्तर पर USDA सॉइल टेक्सोनॉमी के आधार पे देखें तो यहाँ पे इनसेप्टी सॉल्स को सम्मिलित किया गया है, या हम कह सकते हैं कि पर्वतीय या वनीय मृदा को विश्व स्तर पर इनसेप्टी सॉल्स कहा जाता है। इसके अलावा एंटी सॉल्स भी हम कह सकते हैं। अधिकांश हम ये कह सकते हैं कि वनीय या पर्वतीय मृदा का निर्माण जब हम किसी पर्वतीय या पहाड़ी चट्टानों पर जाते हैं तो वहाँ पे ये देखते हैं कि वहाँ पे तापमान की मात्रा भी बहुत अधिक पड़ती है। इसके अलावा वहाँ पे वर्षा की मात्रा भी बहुत अधिक तेज़ या तीव्र गति से वहाँ पे प्रवाहित होती है, जिसे हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे ऊंचाई के कारण यहाँ पे जो तापमान होगा, जो सूर्यताप होगा, ये सन है हमारा, ऊंचाई के कारण यहाँ पे सूर्यताप बहुत अधिक मात्रा में पड़ेगा। सूर्यताप अधिक मात्रा में पड़ने से यहाँ पे जो है भौतिक अपक्षय कुछ ज़्यादा होगा मिट्टी का, भौतिक अपक्षय ज़्यादा होगा। तथा यहाँ पे अगर सूर्यताप ज़्यादा प्राप्त होगा तो ये सामान्य रूल यह है कि अगर जहाँ पे सूर्यताप ज़्यादा प्राप्त होगा वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होगी। तो इस कारण से यहाँ पे जब वर्षा भी ज़्यादा होगी, वर्षा की मात्रा तीव्र ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पे वर्षा की जो जल की जो मात्रा होती है वह अत्यंत तीव्र गति से यहाँ पे प्राप्त होती है, और अत्यंत तीव्र गति से जल प्रवाहित होने के कारण यहाँ पे मौजूद जो चट्टानें भौतिक अपक्षय द्वारा टूटी हुई होती हैं वह तीव्र गति से बहते हुए निचले पहाड़ी के घाटियों वाले इलाके में पहुँच जाती हैं। जल का तीव्र प्रवाह, यहाँ पे जब यही मिट्टी जमा हो जाती है घाटियों में तो यही कहा जाता है कि यहाँ पे पर्वतीय मृदा का निर्माण हुआ है। और ये मृदाएं जो होती हैं, अधिकांश पर्वतों के नीचे वृक्ष भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ से जब पत्तियाँ गिरती हैं तो यहाँ पे ह्यूमिक का भी निर्माण होता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पर्वतीय मृदा भी अत्यंत उपजाऊ होती है, क्योंकि उसमें पत्तियों के सड़ने गलने से ह्यूमिक का जो निर्माण होता है वो मिट्टी की उर्वरता को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा देता है। तो दोस्तों, आज हमने USDA सॉइल टेक्सोनॉमी पर आधारित इंडियन सॉइल्स के बारे में डिटेल से जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एलुवियल सॉइल, जिसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, के बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।